हेलो, वेलकम टू क्विक इन्फॉर्मेशन टीम। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। आइए इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। न्यू नेशनल पॉलिसी एनईपी जो है वो यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया है। ये 34 इयर्स में पहली न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले हमारे यहाँ दो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। एक एनईपी 1968 और दूसरा एनईपी 1986। देखिए, 1986 के एनईपी में गवर्नमेंट ने 1992 में सर्टेन अमेंडमेंट्स किया था, पर वो ओवरऑल सेम ही था, ज्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं थे। आइए 1968 के एनईपी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। 1968 के एनईपी कोठारी कमीशन द्वारा रिकमेंड किया गया था। इसमें सबसे मेजर जो चीज थी वो थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एजुकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। आपको पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की फायदा लेने के लिए एजुकेशन पे खर्च करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसे हम जब तक एजुकेट नहीं करेंगे तब तक वर्क कैसे करेंगे, लोग पैसे कैसे कमाएंगे। लेकिन इसके बावजूद कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बावजूद भी कि 6% जीडीपी खर्च करनी चाहिए एजुकेशन पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी 6% अपनी जीडीपी एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली 3% ऑफ इट्स जीडीपी अपने एजुकेशन पे खर्च करती है। इसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारा जो डिफेंस बजट है उसको बनाए रखना, बढ़ाते रहना। क्योंकि हमारे जो दो मेन नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान, उनसे हमारी दोनों फ्रंट पे एक लड़ाई हो चुकी है। इसलिए हमें अपने डिफेंस को मजबूत रखना जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया है। मींस कि इस मिनिस्ट्री का जो फोकस होगा वो मेन फोकस होगा एजुकेशन। जो एनईपी 2020 है उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब हम अपने 6% जीडीपी जो है वो एजुकेशन पे खर्च करेंगे। देखिए, एनईपी 2020 को बनाने के लिए अप्रॉक्स 2 लाख सजेशंस आए हैं। कहां से? 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, 6600 ब्लॉक से, 6000 अर्बन लोकल बॉडीज से और 676 डिस्ट्रिक्ट से। ये एक ह्यूज प्रोसेस गवर्नमेंट ने तय किया और 2 लाख सजेशंस लिया एनईपी को बनाने के लिए। देखिए, एनईपी का जो पैनल था वो हेड किए थे इसरो के फॉर्मर चीफ के कस्तूरी रंगन, और इन्होंने अपना जो ड्राफ्ट था वो सबमिट किया था दिसंबर 2018 में। आइए एनईपी के कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं। देखिए, एनईपी में इंट्रोड्यूस किया गया है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज को, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस होंगे। ठीक, उसके बाद एमफिल को अबॉलिश कर दिया गया है। जो एमफिल की डिग्री थी उसे खत्म कर दिया गया है। और एनईपी में एक हायर एजुकेशन रेगुलेटर की भी बात हुई है, जो कि फी जो है, एजुकेशन फी है, उसको उसको फिक्स करेगा प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंस्टीट्यूशंस के लिए। मींस कि जो हायर एजुकेशन रेगुलेटर होगा वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी फी को रेगुलेट करेगा, और जो गवर्नमेंट है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी फी को रेगुलेट करेगा। देखिए, एनईपी में जो चाइल्डहुड एजुकेशन है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन के लिए भी बात हुई है। क्लास 3 से क्लास 6 तक 2030 तक यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा एजुकेशन को। और इसमें कोडिंग और वोकेशनल स्टडीज जो है इनकी भी बात हुई है, और ये स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 6 से ही। देखिए, जो वर्ल्ड है वो धीरे धीरे कंप्यूटर पे, या फिर आप यूं कहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रन करने लगा है, और स्टूडेंट्स को कोडिंग आना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जरूरी है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे आएगा? जब हम जानेंगे स्टार्टिंग से कि कोडिंग क्या होता है। अभी हमारे यहाँ क्लास 9 10th या फिर 11 12 से कोडिंग स्टार्ट होता है, पर इसे चेंज करके क्लास 6 में कर दिया जाएगा।
और एक अनदर इंपॉर्टेंट चेंज है कि जो चाइल्ड का मदर टंग है उसको यूज किया जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे क्लास 5th तक, और ये दोनों स्कूल पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स द्वारा फॉलो किया जाएगा। इसका सबसे मेन एडवांटेज होगा कि चाइल्ड पे इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो थोपा नहीं जाएगा कि आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। और इसकी मेन डिसएडवांटेज यही होगी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है और चाइल्ड को ये स्टार्टिंग से आना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएं। तो इसका एक बेनिफिट भी है और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब देखिए, जो क्लास 11th 12th में पहले जो हम स्ट्रीम चूज करते थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अगर आप साइंस लेते हैं तो आपको फिक्स था कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एटसेट्रा आपको पढ़ना है, उसमें बायोलॉजी आप जो उसमें चूज करना चाहें पढ़ना है आपको। और अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो उसमें आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर कॉमर्स लेते हैं तो उसमें आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है, आप मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हिस्ट्री के साथ फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, या फिर अकाउंटेंसी को पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्टडीज को पढ़ सकते हैं, और या आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। इससे किसकी बेनिफिट होगी? इससे बेनिफिट होगा उन स्टूडेंट का जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, एनईपी का एक अनदर एस्पेक्ट है कि कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को उनके स्टेटस के अनुसार एक्रेडिटेशन दिया जाएगा और ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी जाएगी। एकेडमिक में, एडमिनिस्ट्रेटिव में और फाइनेंशियल में उनको ऑटोनॉमी मिलेगा कॉलेजेस में, डिपेंड अपॉन द स्टेटस ऑफ देयर एक्रेडिटेशन। उसके बाद स्कूल एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा और 10 डेज का इंटर्न होगा जिसमें स्टूडेंट्स को बिना बैग के स्कूल जाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कारपेंटर से, गार्डनर से, पॉटर से ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं अपने अदर करिकुलम एक्टिविटीज को ग्रो करने के लिए। देखिए, यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट जो है एजुकेशन में उसको भी स्ट्रेंथ किया जाएगा और कोर्सेज को रीजनल लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वर्चुअल लैब बनाया जाएगा और एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर्स होंगे जिसमें स्टूडेंट उनके लर्निंग के बेसिस पे जज किए जाएंगे, न कि मेमोराइजेशन के बेसिस पे। जो अभी एग्जाम है हमारा वो तय करता है कि आप कितनी चीजें याद करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट एनईपी में आएगा वो है कि आप कितनी चीजें समझे कितनी है, लर्न कितना किए हैं, ना कि मेमोराइज कितना किए हैं। राइट। एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है स्कूल एजुकेशन में वो है कि 10+2 का जो स्ट्रक्चर है इसको अबॉलिश कर दिया गया है और एक न्यू स्ट्रक्चर आया है 5+3+3+4। आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि ये क्लासेस की स्ट्रक्चर नहीं है, ये एज की स्ट्रक्चर है। बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्लास की स्ट्रक्चर है, नहीं, ये एज की स्ट्रक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन 3 ईयर्स से, 3 साल की एज से, और हमारा स्कूलिंग चलता है टोटल 18 ईयर्स तक, जो बीच में 5+3 8+3 11+4 15 ईयर्स का जो टर्म है उसी को हम लोग एक न्यू टर्म दे दिए हैं 5+3+3+4। आइए इसको हम पढ़ते हैं। जो हमारा पहले का था उसमें हम जो आंगनवाड़ी का सेशन था या फिर प्री स्कूल का जो सेशन था या बाल बाटिका का, उसे हम इग्नोर करते थे, उसे हम इंक्लूड नहीं करते थे। जो 3 इयर्स का सेशन था उसे हम इंक्लूड नहीं करते थे और हम डायरेक्ट स्टार्ट करते थे क्लास 1 से। पर जो हमारी एनईपी आई है उसमें हम जो ये प्री स्कूलिंग पीरियड है उसको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो जनरली 6 इयर्स तक उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट हो जाती है और इसी समय स्टूडेंट को पढ़ाना, इथिक्स क्या है, मोरल वैल्यूज क्या है, हमें नेचर के साथ कैसे रिलेशनशिप रखना चाहिए, गुड हैबिट्स क्या है, बैड हैबिट्स क्या है, पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, उसको इंक्लूड किया जाता है। और इसी को हम 3 इयर्स जो प्री स्कूलिंग पीरियड है प्लस में 2 इयर्स 1 एंड 2nd क्लास को लेके बनाए हैं 5। राइट, दिस इज आवर 5।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगी। इस पीरियड में स्टूडेंट्स को एग्जाम कोई नहीं लिया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे उनको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होता है +3, 5+3। इसमें क्लासेस आते हैं 3 to 5। उसके बाद आता है +3, इसमें आते हैं क्लासेस 6 to 8, जिसमें कि आपकी वोकेशनल स्टडीज और कोडिंग है इंक्लूड हुआ है। और उसके बाद आता है 4, जो कि है 9 to 12। और इसमें आपकी आती है 11 12 में मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स, जैसे कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 10th क्लास और 12th क्लास की बोर्ड है उसको एबॉलिश नहीं किया जा गया है। बहुत सारे लोगों के पास मिस इन्फॉर्मेशन चली गई है कि 10th और 12th की बोर्ड अबॉलिश कर दी गई है। नहीं, 10th और 12th की बोर्ड को अबॉलिश नहीं किया गया है। 10th और 12th की बोर्ड होगी। एज कंपैरिजन जो हमारा ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है, करंट जो अभी चल रहा है, उसमें था कि हमारा 10+2 था। एक ब्लैंकेट था जो कि क्लास 1 से 10 तक चलता था और फिर 11 12th में चलता था, जिसको हम लोग चेंज कर दिए 5+3+3+4। देखिए, द करिकुलर एंड पेडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल बी देयरफॉर गाइडेड बाय अ 5+3+3+4 डिजाइन। देखिए, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, ये पहला स्टेज होगा जिसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज बोलेंगे, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे। एक 3 इयर्स प्री स्कूल या आंगनवाड़ी सेशन +2 इयर्स इन प्राइमरी स्कूल, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, ग्रेड 1 एंड 2, बोथ टुगेदर कवरिंग द एज ऑफ 3 to 8। जो दोनों होंगे वो एज कवर करेंगे 3 to 8, दैट इज 5। ठीक, 5 इयर्स। उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज होगा ग्रेड 3 to 5th, कवरिंग एजेस 8 to 11। यहां पे आएगा आपका 3 प्रिपरेटरी स्टेज, राइट। उसके बाद मिडिल स्टेज 6 to 8, कवरिंग एजेस 11 to 14। 11 to 14 is also 3 years, राइट। इसमें 6 to 8, इसमें 3 to 5, और इसमें प्री स्कूल +1 to 2। ओके, उसके बाद एंड सेकेंडरी स्टेज, जो सेकेंडरी स्टेज होगा मिडिल स्टेज के बाद, वो 9 to 12 होगा, जिसमें 2 फेजेस होंगे, 9 and 10 in first and 11 and 12 in the second, covering the age 14 to 18, 14 से 18, जिसमें कि आपका 4 आएगा। दिस इज आर न्यू स्ट्रक्चर 5+3+3+4। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर समझा दिया है। आइए देखते हैं इशू ऑफ लैंग्वेज। जब एनईपी का ड्राफ्ट आया था तो उस समय लैंग्वेज इशू जो था वो सबसे ज्यादा हॉट डिबेट बना हुआ था, क्योंकि साउथ स्टेट्स बोल रहे थे कि हम पे हिंदी इम्पोज किया जा रहा है। क्योंकि एनईपी में उस समय एक प्रोविजन था कि सारे स्कूल में हिंदी पढ़ाना मैंडेटरी है। देखिए, ये क्लॉज जो है वो फाइनल डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दिया गया है और ये बोला गया है कि देयर विल बी अ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट्स। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे, और कोई लैंग्वेज किसी भी स्टेट पे इम्पोज नहीं किया जाएगा। द 3 लैंग्वेजेस लर्न बाय स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन विल बी चॉइसेस ऑफ स्टेट्स। जो 3 लैंग्वेज चिल्ड्रेन द्वारा पढ़ा जाएगा, बच्चों द्वारा पढ़ा जाएगा, वो किसका किसका चॉइस होगा? एक स्टेट का, दूसरा रीजन का, किस रीजन में है, और ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका। ठीक। और इसमें क्या एक प्रोविजन है कि एज लॉन्ग एज 2 लैंग्वेज आर द नेटिव टू इंडिया, मींस दो जो लैंग्वेज है वो इंडिया का नेटिव लैंग्वेज हो, इंडिया का लैंग्वेज हो, और एक फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है जैसे फ्रेंच या फिर जर्मन या फिर स्पेनिश, एक फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। देखिए, संस्कृत लैंग्वेज जो होगा वो ऑप्शनल प्रोवाइड किया जाएगा हायर एजुकेशन में। और फिर क्लासिकल लैंग्वेज होगा वो ऑनलाइन मॉड्यूल्स में, अदर क्लासिकल लैंग्वेज जो होगा वो ऑनलाइन मॉड्यूल्स में प्रोवाइड किया जाएगा। और फॉरेन लैंग्वेजेस भी जो सेकेंडरी स्कूल से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सेकेंडरी लेवल से। देखिए, एजुकेशन जो है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिया गया है, पहला स्टेट लिस्ट, दूसरा यूनियन लिस्ट, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। इसका मतलब इस पे स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट
दोनों मिल के डिसीजन लेंगे और दोनों के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका डिसीजन सुपरसीड करेगा? यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन सुपरसीड करेगा। जैसा कि आपको पता है मोस्ट स्टेट्स के पास अपना स्कूल बोर्ड्स है, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो सबका अपना स्कूल बोर्ड है। ठीक, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड आना पड़ेगा, तभी जो एनईपी के सारे डिसीजंस हैं उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। जो एनईपी के सारे डिसीजंस अभी हमने पढ़ा उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑन बोर्ड आए और अपनी स्टेट बोर्ड्स को भी उस तरीके से रीस्ट्रक्चर करे, ताकि क्लास 11-12 में जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चे फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सोशोलॉजी पढ़ सकते हैं, तो वो चेंजेस जब तक स्टेट बोर्ड में नहीं आएगी तब तक ये एनईपी जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा। A new curricular framework is to be introduced including preschool and आंगनवाड़ी years। एक न्यू करिकुलर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस होगा जिसमें कि प्री स्कूल और आंगनवाड़ी ईयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। जैसा हमने पढ़ा था कि 10+2 में प्री स्कूल और आंगनबाड़ी ईयर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो तीन तीन साल बच्चे प्री स्कूल में बिताते हैं इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? क्लास 1 to 10 एंड 11 एंड 12, इसमें कहीं भी आपको प्री स्कूल को इंक्लूड नहीं किया गया। पर जो 5+3+3+4 की जो न्यू सिस्टम है, न्यू स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 3 इयर्स की प्री स्कूल इंक्लूड कर दी गई है। देखिए, एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बनेगा, जो कि इंश्योर करेगा कि क्लास 3 लेवल तक बच्चों को बेसिक स्किल्स मिल चुका है। और ये कब तक तय किया जाएगा? 2025 तक। देखिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स और ट्राइबल और इंडिजिनस जो नॉलेज है इंडिया का, उसे भी करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस पॉलिसी में लिखा गया है। देखिए, न्यू एनईपी के तहत क्लास 10th और 12th का बोर्ड जो होगा वो 2 बार होगा, स्टूडेंट्स 2 बार दे सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड को इजियर बनाया जाएगा और बच्चों का यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज चेक किया जाएगा रेदर देन मेमोराइज फैक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसीज चेक किया जाएगा, मेमोराइज फैक्ट्स नहीं। देखिए, स्कूल गवर्नेंस जो है उसको भी चेंज किया जाएगा और एक न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क को और इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को बनाया जाएगा ताकि वो रेगुलेट करे दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को। ठीक, और एक कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर भी बनाया जाएगा। कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर, आप नाम याद रखिएगा, जो कि ओवरसी करेगा, देखेगा इंटायर सेक्टर को, इंटायर हायर एजुकेशन को, एक्सेप्ट लीगल और मेडिकल एजुकेशन को। ठीक है, इनफैक्ट हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो बिल है वो ड्राफ्ट स्टेज पे 1 साल से करेंटली है। ठीक है, और एक ब्रॉड फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा जो कि रेगुलेट करेगा फी फिक्सेशन को प्राइवेट प्लेयर्स के भी। जैसे कि आप देखते हैं प्राइवेट प्लेयर्स अनरेगुलेटेड फी चार्ज करते हैं एजुकेशन का, अब इनको भी रेगुलेट किया जाएगा। ठीक, और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा, सेट किया जाएगा, जिससे कि आपकी जो ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इजियर बनाया जाएगा। जैसे आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है इस प्रोसेस को आपके लिए इजियर बनाया जाएगा। ठीक है, और जो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है इसको भी फेज्ड आउट कर दिया जाएगा 15 इयर्स में। ठीक है, जो कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम है इसको नेक्स्ट 15 साल में फेज्ड आउट किया जाएगा, खत्म किया जाएगा धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि हर कॉलेज एक ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। हर एक कॉलेज एक ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, देखिए, एक फोकस टेक्नोलॉजी पे भी दिया गया है एजुकेशन में कोविड-19 पैंडेमिक के वेक में, और ये पॉलिसी रिकमेंड करता है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। किसके? स्कूल और कॉलेजेस दोनों के जो डिजिटल एजुकेशन ऑफरिंग है उनका एक्सपेंशन के लिए ये पॉलिसी रिकमेंड करता है, ताकि जो कोविड-19 की पैंडेमिक है उसको डील किया जाए और
जो फ्यूचर में नेक्स्ट ऐसे कोई पैंडेमिक या नेक्स्ट ऐसे कोई अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास डिजिटल एजुकेशन की एक ब्रॉड ऑफरिंग हो, जो कि हम स्टूडेंट्स, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको दे दें। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि जो कॉलेज एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि कॉलेजेस वेल प्रिपेयर्ड ही नहीं थे ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए। सेम फॉर स्कूल एग्जाम भी नहीं ले पा रहे हैं। जैसे सीबीएसई का एग्जाम जो रह गया था, सीबीएसई प्रिपेयर्ड ही नहीं था एग्जाम लेने के लिए। सेम फॉर यूपीएससी एग्जाम, वो भी यूपीएससी भी प्रिपेयर्ड नहीं था ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए। लेकिन जो एनईपी है, इसमें एक टेक्नोलॉजी पे फोकस दिया गया है और अपने एक्सपेंशन को, डिजिटल एजुकेशन के एक्सपेंशन को बढ़ाने की बात की गई है, ताकि ऐसे फ्यूचर में कोई अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं तो उनको टैकल कर लिया जाए। देखिए, एनईपी में डिजिटल एजुकेशन की भी एक ब्रॉड बात हुई है। जैसा हमने पढ़ा कि एनईपी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक न्यू सेक्शन इंक्लूड किया गया है जिसमें कि डिजिटल एजुकेशन के को डील किया गया है और इससे इंश्योर किया जाएगा कि इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो एजुकेशन में। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री में एक डेडिकेटेड यूनिट बनाया जाएगा जिससे कि आपको डील किया जाएगा कंटेंट से, कैपेसिटी बिल्डिंग से, जो जो ऑनलाइन लर्निंग और स्टूडेंट्स के नीड्स, बोथ स्कूल स्टूडेंट्स और हायर एजुकेशन जैसे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को नीड को कैटर करेगा। जैसे कि एग्जाम्स, कोर्सेज, ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाना, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे एक बिग रो था कि जूम को यूज किया जाए या नहीं यूज किया जाए, इज जूम सेफ और नॉट, किस तरीके से पढ़ाया जाए, उन सब को डील किया जाएगा। यहाँ पे ऐप को डेवलप किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाएगा जिसमें आपको पढ़ाई जो सेफ होगी। जैसे जूम मीटिंग्स आपके सेफ नहीं होते थे, हैक कर लिए जाते थे, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल सेफ होगा, आपको इजी टू यूज होगा और यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल। नेक्स्ट पार्ट जो हम डील करेंगे, इनरोलमेंट रेशियो। जो एनईपी का इम्फेसिस है वो यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल्स है, मींस कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैक टू एजुकेशनल मेन स्ट्रीम में आ जाएं। ठीक है, कोई भी चिल्ड्रन जो है वो एजुकेशन स्कूल से दूर ना रहे, चाहे इसके लिए उन्हें हमें मील प्रोवाइड करना पड़े, साइकिल प्रोवाइड करना पड़े, बुक्स प्रोवाइड करना पड़े, कॉपी प्रोवाइड करनी पड़े, स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो बैक टू स्कूल हो आए और यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल हो। ये भी एम करता है कि जो क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो डबल हो जाए। अभी देखिए, जो क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 26.3 है, पर इसको हम 50% करना चाहते हैं 2035 तक। 15 साल में हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को अप्रॉक्स दुगना कर देंगे, टू फोल्ड कर देंगे, 26.3% से 50% कर देंगे। इसको अचीव करने के लिए पब्लिक फाइनेंसिंग जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, स्टेट और सेंटर दोनों द्वारा। जो करंट अभी इस साल का है वो 4.43% ऑफ जीडीपी है, जिसको इंक्रीज करके 6% करना पड़ेगा। ठीक है, regions such as aspirational district to which large number of students facing economic, social or caste barriers will be designated as special educational zones. ऐसे रीजन्स लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आपको होपफुली पता होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, उसमें जो भी स्टूडेंट्स है जो इकोनॉमिकली, सोशल या कास्ट से बैकवर्ड हैं, वहां पे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा ताकि यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल का जो गोल है उसको पाया जा सके, सारे स्टूडेंट्स किसी भी बैरियर के कारण न रुके स्कूल जाने से। ठीक है, होपफुली आपको इनरोलमेंट रेशियो समझ में आया हुआ। देखिए, इंक्लूजन फंड, देखिए गवर्नमेंट जो है, सेंटर जो है वो जेंडर इंक्लूजन फंड भी सेटअप करेगा जिसमें कंट्री की कैपेसिटी बनाएगा इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। किसको? गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स, मींस गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को भी अच्छी एजुकेशन मिले। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो जेंडर इंक्लूजन फंड बनाएगा ताकि ये भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आ सके, यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल इनको भी मिल सके। देखिए, ये जो फंड है वो स्टेट्स को अवेलेबल होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायोरिटी डिटरमाइन किया है
फीमेल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए गेनिंग एक्सेस टू एजुकेशन, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज है, जिससे जो बनाए हैं कि फीमेल और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को एजुकेशन मिल सके, उसको पूरा किया जा सके। इसलिए इस फंड, जो जेंडर इंक्लूजन फंड है, उसको स्टेट्स को अवेलेबल कराया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, सच एज सैनिटेशंस लाइक सैनिटरी पैड्स, टॉयलेट्स, बाइसाइकल्स, और कंडीशनल कैश ट्रांसफर दिया जा सके स्टूडेंट्स और ट्रांसजेंडर्स को, ताकि यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल मार्जिनलाइज्ड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को भी मिल सके। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी थॉट्स है, सजेशंस है या क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट्स है, आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।